नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त कल यूपी में आखिरी चरण का मतदान है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है और इसी के साथ यूपी की सभी 403 सीटों पर समर खत्म हो जाएगा। इस फेज में विजय मिश्रा, अब्बास अंसारी, धनंजय सिंह जैसे कई बड़े बड़े बाहुबली मैदान में हैं। तो योगी सरकार के 6 मंत्रियों की भी साख दांव पर लगी होगी। 2017 के नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी ने इन 54 सीटों पर बाजी मारी थी। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हो रहा विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। 6 चरणों में वोटिंग के बाद अब राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होना है। 7वें चरण में राज्य के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 607 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। राज्य में 6 चरणों में अब तक 403 में से 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब लड़ाई 54 सीटों की है। 7वें चरण का रण 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर में वोटिंग। वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर में होगा मतदान। चंदौली और सोनभद्र जिले में होनी है वोटिंग। 607 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। यूपी चुनाव का सियासी जंग अब क्लाइमैक्स की ओर है। 7 मार्च को अंतिम चरण के लिए मतदान होना है। उसके पहले सभी राजनीतिक दलों के तमाम बड़े दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पश्चिम और अवध में मतदान के बाद अब पूर्वांचल में जीत के लिए सभी दलों ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को केंद्र बनाया है, जहां कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मोदी जी और श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चारों राज्यों में, जहां हम अधिकार में थे, जहां हम सरकार में थे, अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारी पोजीशन को मजबूत करेगी और आने वाले दिनों में नड्डा जी के नेतृत्व में बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी मजबूत करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अंतिम चरण के चुनाव में कड़े मुकाबले के आसार हैं, क्योंकि ज्यादातर सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई हैं। खास बात यह है कि चुनाव में स्थानीय मुद्दे पूरी तरीके से गायब हैं। राजनीतिक दल भी इससे परहेज करते नजर आ रहे हैं। कोई राष्ट्रवाद और आतंकवाद के जरिए पूर्वांचल का किला फतह करने की तैयारी कर रहा है, तो कोई जातिगत जनगणना, आवारा पशुओं को ढाल बनाकर कुर्सी हासिल करना चाहता है। 7वें चरण में जिन 54 सीटों पर मतदान होना है, उसमें 2017 में बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास 36, सपा के पास 11, बीएसपी के पास 5 और 1 सीट निषाद पार्टी को हासिल हुई थी। 2017 के नतीजे बीजेपी प्लस 36, एसपी 11, बीएसपी 5, अन्य को 2। मुझे लगता है कांग्रेस ने एक प्रबल चुनाव लड़ा है, फ्रंट फुट पे चुनाव लड़ा है, जवाबदेही तय करी है और ये प्रियंका गांधी जी का साहस था और उत्तर प्रदेश की जनता का स्वाभिमान था कि चुने हुए प्रधानमंत्री को अपना बयान बदलकर माफी मांगनी पड़ी। जब उन्होंने लोगों से कहा आपने मेरा नमक खाया, उनको बयान बदलना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, नमक तो मैंने खाया। क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने कहा कि उनकी हिम्मत कैसे होती है कहने की, उन्होंने जवाबदेही तय करने की बात कही है। मुझे ऐसा लगता है मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। आगे देखिए 10 तारीख को क्या होगा। आखिरी चरण के रण में विपक्ष जाति समीकरण को भुनाने में लगा है, तो बीजेपी राष्ट्रवाद और आतंकवाद के जरिए पिछला प्रदर्शन दोहराना चाहती है। लेकिन कुछ भी हो, किसी भी दल की राह आसान नहीं दिख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि किसका दांव सफल होता है और कौन सत्ता की कुर्सी पर काबिज। इसका फैसला 10 मार्च को हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कल 7वें चरण का चुनाव है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो चुनावी समर है वो खत्म हो जाएगा और फिर इंतजार होगा 10 मार्च का, जब किस्मत का फैसला होगा। और उसके बीच में तमाम कयास लगाते जाए रहेंगे, तमाम बातें होती रहेंगी। और जैसा कि हमने देखा है कि जीत के दावे हर पार्टी कर रही है। हर किसी को लगता है कि इस बार उसी की आंधी है
और दूसरा बेदम हो चुका है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी बीजेपी से हैं, जावेद अहमद साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तमाम दूसरे मेहमान भी जुड़ेंगे, फिर उनसे भी चर्चा को उनमें शामिल करेंगे उनको चर्चा में। अश्विनी जी, पूर्वांचल में पिछली बार आपकी लहर थी, उत्तर प्रदेश में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने पूर्वांचल में अच्छा किया था, और इस बार अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, तमाम पार्टियां कह रही हैं कि इस बार बीजेपी पुरानी वाली परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाएगी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, इस बार पूर्वांचल कल का दिन भारी होगा या फिर रास्ता निकलेगा कुछ? रमन जी, देखिए, पहले चरण से 7वें चरण तक हर सीट को हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया है और अपने पुराने वाले जो परफॉर्मेंस है उसको दोहराने की भरपूर कोशिश की है, और हर बूथ पर, हर विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर जो है पहुंचने का काम किया है। हमारे कार्यकर्ता, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे वहां के मंडल अध्यक्ष हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, सबने एक एक सीट को चैलेंज के रूप में लिया है। और हम लोग इस बार फिर से एक बेहतर विकल्प बनकर जो है हर क्षेत्र को बेहतर ऊर्जावान बनाने का काम कर रहे हैं, और जो हमारे प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी को जीतने का काम करना है, और 300 का लक्ष्य जो हमारा है उसको भेजने का काम करना है। जावेद अहमद रमन जी, साहब जी 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 रमन जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 5 चरण के चुनाव हुए थे, हम लोगों ने 5 चरणों के चुनाव में हमने अपना बहुमत प्राप्त कर लिया है, और ये 6वें और 7वें चरण का जो चुनाव होगा, ये हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में ये कारगर साबित होगा। ये दावा तो अश्विनी जी सभी पार्टियां कर रही हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, तमाम पार्टियां जो हैं इसी तरह के दावे कर रही हैं कि बहुमत तो हमने 2 ही चरणों में ले लिया था, बाकी तो सब ये बोनस मिल रहा है जो बाकी चरणों के चुनाव हो रहे हैं। जावेद अहमद साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद अहमद साहब, पूर्वांचल में कांग्रेस इस बार, तमाम प्रियंका गांधी जी की रैलियां रही, रोड शो रहे, भीड़ तो आप लोगों ने काफी जमा की है, क्या वोट में बदल पाई है? नहीं, बिल्कुल जो भीड़ हमारे साथ आई है, देखिए, हम 32 साल से शासन में उत्तर प्रदेश में नहीं है, और बिना शासन प्रशासन की मदद के अगर आदरणीय प्रियंका गांधी की रैलियों में, उनके संबोधन में अगर इतनी जनता आ रही है, प्यार दे रही है, भीड़ उमड़ रही है, तो इसका सीधा जो है इसका उत्तर है कि जो है जनता आदरणीय प्रियंका गांधी के साथ कनेक्ट हो रही है। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, उसका महत्वपूर्ण कारण जो है वो बेरोजगारी और महंगाई की मार, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिससे आदरणीय प्रियंका गांधी की सोच के साथ, और एक जो जनता होती ना, जनता जनार्दन जिसको कहते हैं, गांव की जनता, माताएं बहनें बुजुर्ग, वो लोग जो है प्रियंका गांधी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है बिल्कुल वही बातें कर रही है जो आज की जनता की आवश्यकता बन गई है। जिन लड़कों को रोजगार मिलना था, नौकरी मिलना था, वो बच्चों के परिवार जो है राशन की लाइन में लगे हुए हैं कि महीने में 2 बार राशन मिल जाए तो किसी तरीके से गुजारा हो जाए, जबकि अगर उसको रोजगार मिलता तो उसके परिवार जो है वो आगे बढ़ता, जो है समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा है। और पूर्वांचल जो है, ये पिछड़ों का, पूर्वांचल का जो एरिया, यहाँ के लोग जो है अन्य राज्यों में जा करके जो है वो वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो कोरोना के चलते वो लोग भी सब यही हैं, और छुट्टा पशुओं की वजह से खेती किसानी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं साहब, इसी बात की तो परेशानी है कि पंजाब में जब प्रियंका जी गई तो इन्हीं पूर्वांचल के लोगों को उनके बगल में चन्नी जी कुछ कुछ कहते चले गए और वो मुस्कुराती रही, तो कहीं इसका नुकसान उन्हें उत्तर प्रदेश में ना भुगतना पड़ गया हो, ये बात देखने वाली होगी आगे। और दूसरी बात करते हैं, मेरे साथ बाकी तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। भुवन चंद्र जोशी जी समाजवादी पार्टी से, संजीव कौशिक जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं, भुवन चंद्र जोशी जी के पास चलते हैं। जोशी जी, पूर्वांचल, अच्छी बात यह है कि पिछली बार जब लहर थी बीजेपी की तब भी आप लोगों ने अच्छा खासा किया, आजमगढ़ में खासकर आपने अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक ठाक सीटें आपकी आई वहां से। इस बार क्या लग रहा है पूर्वांचल में? देखिए, हमें लग रहा है निश्चित तौर पे 10 मार्च का जो सूर्योदय होगा वो पूर्वांचल से ही होगा, क्योंकि पूर्वांचल पूरा हमेशा सूरज को देता है, और नया जो सूर्य उदय हो रहा है। हेलो जोशी जी जी बोलिए जोशी जी, आवाज आ रही है आपकी? ओके, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो पूर्वांचल का जो चुनाव है। हेलो जी जी बोलिए बोलिए, हाँ सुनाई दे रही है आपकी आवाज, जोशी बोलिए आप। हेलो जी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जो ये पूर्वांचल का चुनाव है, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि 10 मार्च का जब सूर्योदय होगा
वो पूर्वांचल से होगा, क्योंकि इस धरती पर अगर सूर्य उदय होता है तो वो पूर्वांचल का होगा और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी से सूर्योदय होगा। उत्तर प्रदेश का आप देखिएगा 10 मार्च का परिणाम है और हमें आशीर्वाद मिल रहा है इस बार किसानों का, नौजवानों का, युवाओं का, मातृशक्ति का, सभी का आशीर्वाद, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का आशीर्वाद को मिल रहा है समाजवादी पार्टी को। चलिए, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे पास संजीव कौशिक जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, कल चुनावी समर खत्म हो जाएगा, 10 मार्च का हम सभी को इंतजार रहेगा। तमाम सारे चरणों में हमने तमाम कयास लगाए, जनता की बात सुनी, नेताओं की बात सुनी, तमाम बयान भी सुने। अभी जो 7वां चरण है, अगर पूर्वांचल की बात करें तो पिछली बार समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस वहां अच्छा रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत पूर्वांचल में लगाई है। तो इस बार क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो ताकत लगाई है उसका असर दिखने को मिलेगा? देखिए रमन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सरकार अंतिम समय में सक्रिय हुई, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी फंसी हुई जिस तरह से दिखाई दे रही है, उसको रेस्क्यू करने का अंतिम चरण में या अंतिम समय में देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कोशिश में लगे हैं। अब वो रेस्क्यू कर पाएंगे बीजेपी को या नहीं, बीजेपी का कल्याण हो पाता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री यदि अपने नमक की कीमत मांगने लगे अपने प्रदेश के जनता से, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें ठीक ठाक नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है और लोगों के प्रतिक्रियाओं में उनको अपने पक्ष में बहुत कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। सच ये है कि आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी चरण में पूरी कोशिश तो लगा रही है। पिछली बार आप समझ सकते हैं कि जिस समय मोदी जी की भी लहर थी उस समय भी 29 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई। हाँ ठीक है, सहयोगी दलों के को जोड़ लेते हैं तो आंकड़े ज्यादा थे, लेकिन उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। जो लहर की बात की जा रही थी, जो हवा की बात कर रही थी, बड़े बड़े सूरमा उस आंधी में उड़ गए। तो इस बार जो आखिरी चरण में मामला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत को लगा ही दी है। कोशिश ये हो रही है, खासकर के प्रधानमंत्री के क्षेत्र की यदि हम बात कर ले तो वहां भी कोशिश ये की जा रही है कि बाकी जगहों पर जिस तरह से ढुलमुल रवैया रहा है और जिस तरह से नतीजे सामने जो विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं, उसके आधार पे कम से कम प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र पीछे न रहे। हालांकि वो बहुत मजबूत किला है, इतनी जल्दी वो ध्वस्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि उस किलो को इतना मजबूत किया जाए कि कम से कम एक नजीर पेश हो कि देश के प्रधानमंत्री या मोदी जी ने जिस क्षेत्र से अपने आप को आगे बढ़ाया वहां पे कहीं कोई कमी नहीं रह गई और कसर नहीं रह गया और वहां से सीटें भी आई। बिल्कुल। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी बीजेपी से प्रवक्ता हैं। अश्विनी जी, यहाँ पर अगर नमक का जो कर्ज है वो तो शायद नेताओं के ऊपर होता है क्योंकि जनता चुनकर भेजती है और ऐसे में प्रधानमंत्री जी की पूरे दौरे हैं, रैली हैं, तो पूर्वांचल को साथ पाएंगे। और जिस तरह से संजीव जी कह रहे थे कि नमक याद दिलाने की नौबत आ रही है, देखिए एक रमन जी परसेप्शन सेट कर दिया गया है और आजकल विरोधी दलों के साथ काफी लोगों ने पूरे देश में ऐसा एक सेट कर रखा परसेप्शन की और उनकी इच्छा रहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 3 दिन के और उनके ऊपर भी सवाल हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा वो भी सवाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर अपने क्षेत्र की जनता को संबोधित कर रहे हैं, उस जनसलाप के साथ वो रोड शो कर रहे हैं, ये किसी को पचेगा नहीं। अभी हमारे भुवन भाई ने कहा पूर्वांचल से जो है सूर्योदय होगा और वो सपा का होगा। सूर्योदय का रंग हमेशा केसरिया होता है और केसरिया रंग जो है वहीं से निकलता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है भुवन भाई। और देखिए यहाँ पर क्या है, बेरोजगारी की बात कांग्रेस तो करती है रमन जी, लेकिन ये भूल जाती है कि बेरोजगार मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें लालिमा नजर आ रही है, आपको केसरिया नजर आ रहा है। हर किसी ने अपना अपना चश्मा लगाया है इस वक्त। अब ये अरुणोदय जब होता है, अरुणोदय का रंग तो हमेशा केसरिया होता है। ऊर्जा का संचालक और संवाहक वही है जो पूर्वांचल में, अभी मैंने नहीं कहा, ये सपा के हमारे भुवन भाई ने कहा, तो वो फिर से केसरिया वहां से निकलता हुआ दिख रहा है इनको, तो सच मुंह से निकल जाता है। और कांग्रेस की बात मैं रमन जी करना चाहूंगा। बेरोजगारी की बात उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी करती हैं, लेकिन रोजगार पाने वाले जो राजस्थान में जहां इनकी सरकार है, वो लोग लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर धरना देते हुए पाए जाते हैं। 40% का वोट यहाँ पर टिकट बांटती हैं वो, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों में चुनाव नहीं होता है? यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए लॉलीपॉप और बाहर जाकर ये दोहरा चरित्र इनका है। और तीसरी बात मैं कहूंगा,
कि आज क्यों लोग मोदी और योगी से परेशान हैं, क्योंकि मोदी जी के साथ जब रोड शो हो रहा था रमन जी, तो 3 नेता वहां और पाए गए, अखिलेश यादव जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी। ये तीनों लोग मंदिर में पाए गए त्रिपुंड पर चंदन लगाकर। ये किसने मजबूर किया? ये मोदी और योगी ने मजबूर किया। उसके पहले किसी मंदिर में जा रहे हो तो बता दीजिए। ये लोग मौसम वैज्ञानिक हैं, ये लोग मंदिर तब जाते हैं, गोत्र तब बताते हैं, जनेऊ तब पहनते हैं जब वोटर्स को झूठ बोलना हो। जावेद अहमद साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, तमाम पार्टीज को अपनी पिच पर खेलने के लिए ले आई है? क्या यहाँ पर अगर पूर्वांचल की बात करें तो जातिगत समीकरण बिल्कुल देखे जाते हैं। कई जगह हमने देखा जब कई लोगों से पूछा गया जाति तो उन्होंने कहा हिंदू। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर ले आई है कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को खेलने के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर नहीं ला रही है। भारतीय जनता पार्टी हमारी पिच पर खेलने का प्रयास कर रही है। ये लोग जो है सिर्फ झूठ और झूठ की जो दुकान चला रहे हैं वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और हम लोगों से बार बार जो प्रश्न उठता है कि हमने जावेद साहब, राहुल गांधी जी की मैंने तस्वीर देखी, एकदम माथा उनका चंदन से चमक रहा था। प्रियंका जी क्यों राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्या? नहीं, राहुल गांधी के हृदय में राम नहीं बसते हैं क्या? ये बता दीजिए। बसते हैं राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी के हृदय में राम नहीं बसते हैं क्या? या वो हिंदू नहीं है? मतलब आप चाहते हैं कि इसी पे राजनीति हो, हिंदू पे, धर्म पे, राम के नाम पे? नहीं, राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा रही है कि ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं। वही तो मैं जानना चाहता हूं, मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है? उन तस्वीरों को फैलाने की क्या जरूरत है जिसमें आपका माथा पूरी तरह से त्रिपुंड से ढका हुआ नजर आ रहा है, जबकि उसी बात पर आप सवाल खड़े करते हैं जब प्रधानमंत्री इस धार्मिक चीजों में शामिल होते हैं। डिजिटल मीडिया का जमाना है साहब, फैलाना क्या है? आप कुछ सोचेंगे डिजिटल मीडिया फैला देगा, वो तो फैलेगा ही। लेकिन जब आपको भी पता होगा, जब किसी भी धर्म में ध्यान लगाया जाता है तो ध्यान का प्रचार नहीं किया जाता है, वो मंच से मंत्र पढ़े जा रहे हैं सर। होती है प्रियंका जी ने तो मंच से मंत्र पढ़ा है, उस पे भी कैमरा लगा देते हैं, ध्यान लगाने को भी आप जावेद साहब मंच से मंत्र पढ़ा क्या होगा? आप टैक्स के पैसे के दिए हुए नमक का भी कर्ज मांगते हैं, तो आप लोग किस भाषा में जाना चाहते हैं और चुनाव को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। जाना तो कांग्रेस को विकास के मुद्दों पर चाहिए था। बेसिकली मुझे लगता है कांग्रेस ने एक प्रयोगशाला बना दिया उत्तर प्रदेश इस बार के चुनाव में, और कुछ नहीं कि चलो जो हाथ आया तो आया, नहीं तो ठीक है हंगामा ही सही। चलिए भुवनचंद जोशी जी, ऐसा तो नैरेटिव है, जो नैरेटिव चलाया जा रहा है हम उसके साथ नहीं है। हम लोग जनता की सेवा करने के लिए सामने आए। बिल्कुल। भुवनचंद जोशी जी, कांग्रेस की रैलीज में भी अच्छी खासी भीड़ हो रही है, प्रियंका गांधी जी की जो रोड शो है उसमें अच्छी खासी भीड़ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका वोट बैंक खिसक रहा है, नुकसान होगा आपको? क्योंकि सारा जोड़ घटा गुणा भाग उत्तर प्रदेश के चुनाव में नजर आता है और कई बार इधर उधर थोड़ा सा भी खिसकता है तो नुकसान हो जाता है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ चुनाव तो पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आगे भी चुनाव होगा। लेकिन हम लोगों ने जब पढ़ाई करते थे, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। इस देश के नीरो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी देश ने देखा कि जब यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए थे तो हमारे नीरो, हमारे प्रधानमंत्री जी डमरू बजा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि उन माता पिताओं की स्थिति का विवेचन करते, और ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पहले हमारे लिए नेशन है, उसके बाद हमारे लिए पार्टी है और तीसरे नंबर पे हमारे लिए व्यक्ति है। इनको व्यक्ति की ब्रांडिंग करनी है और इनको इनके लिए पार्टी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें चुनाव लड़ाना है। नहीं, जोशी जी, मैं तमाम चीजों को समझ रहा हूं, लेकिन आप चुनाव की बात कर रहे हैं। अगर यूक्रेन को इसमें नहीं लाएं तो अच्छी बात है। जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज हैं, उसके हिसाब से जो भी शायद हुआ होगा वो अच्छी तरह से किया होगा। शायद इस वक्त एकजुट रहने की हम सभी को जरूरत है। तो विपक्ष की भूमिका भी इसमें कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। अखिलेश यादव भी उतरते मैदान में, बोलते कि पहले मैं प्रचार नहीं करूंगा, पहले एक एक बच्चे को वापस ले आओ, आके बैठते यहाँ धरने वरने पे। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम परिवारवादी हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी परिवारवादी है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं, किसानों को अपना परिवार मानते हैं, मजदूरों को अपना परिवार मानते हैं, युवाओं को अपना परिवार मानते हैं, मातृशक्ति को अपना परिवार मानते हैं, और इस देश के पिछड़े बिल्कुल सर, और सिर्फ परिवार वालों को ही टिकट देते हैं।
आप देख लीजिए किसको किस परिवार को टिकट दिया है। हमारे परिवार के टिकट निकलवा दीजिए आप, और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के टिकट निकलवा दीजिए आप, पता चल जाएगा कौन परिवार को टिकट देता है। वो पूरी पार्टी आपके पास है सर। अखिलेश यादव आपके पास है, अब तो शिवपाल यादव जी भी साथ में, तमाम प्रोफेसर साहब भी साथ में, कौन उनको नकार सकता है? टिकट बांटने में आपको लगता है कि उनकी नहीं चली होगी? देखिए ना, दिए किसने टिकट है, ये देखिए ना, दिए किसने टिकट है। हमारे कौन चुनाव लड़ रहे हैं? शिवपाल जी और अखिलेश जी 2 चुनाव लड़ रहे हैं, और कौन चुनाव लड़ रहा है बताइए आप। और इनके उदाहरण दूं मैं आपको। जी जी बिल्कुल दीजिए सर। इनके उदाहरण दीजिए। राजनाथ सिंह जी हमारे गृह मंत्री है, और उनके बेटे जी विधायक है। इनके 3 पीढ़ी माननीय कल्याण सिंह जी जो अब नहीं है, वो राज्यपाल थे, उनका बेटा सांसद था, उनका पोता मंत्री था, और मेरे ख्याल से 4थी पीढ़ी भी जल्दी आ जाएगी। चलिए अश्विनी जी जरूर जवाब देना चाह रहे हैं, वो हाथ उठा रहे हैं। अश्विनी जी। रमन जी देखिए, मैंने कुछ कहा नहीं, और कल से जो है मैं कई चैनल पर भुवन भाई से मुलाकात हुई, और मैंने यही कहा कि हम लोग परिवारवाद का विरोध नहीं करते हैं कि जो आप कह रहे हैं, हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का विरोध करते हैं। मैंने भुवन जी को कल कहा कि आप मुख्यमंत्री बनकर दिखाइए अपने दल में, नहीं हो सकता है, उसी यादव परिवार का मुख्यमंत्री होगा। जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार के लोग ही रहते हैं और ये परिवारवाद की बात करते हैं, इन्होंने खुद उठाया। मैं गिनती गिनवा दूंगा, कौन नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी की 3 पीढ़ी, बहू बेटा, और वो ये हो गए धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव उनका बेटा, शिवपाल यादव उनका बेटा। एक समय 35 या 40 लोग, एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका ने छापा था इन लोगों जी, एक बहू को तो आप भी ले आए अपने साथ। नहीं, वही मैं कहने जा रहा था रमन जी, उस बहू को ये नहीं समझा पाए तो वो बहू हमारे यहाँ चली आई, उसको नहीं समझा पाए, हमारे यहाँ चली आई। तो वो परिवारवाद ये है, इन लोगों की बातों में ये परिवारवाद झलकता है। दूसरा, एक यूक्रेन का मामला उठा है, ये मुद्दा आज का नहीं है, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो एक लाइन में कहना चाहूंगा, क्योंकि संजीव जी ने भी ये बात उठाई है और भुवन भाई ने उठाई है। संजीव जी ने कहा है ये बात की देर से जैसे शुरू किया गया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कौन सा देश है जो इतने बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन करके और अपने छात्रों को, अपने नागरिकों को लेकर आया है? 15 तारीख को वहां पर लड़ाई नहीं थी और वहां पर एडवाइजरी 15 तारीख को जारी हो गई थी। संजीव जी, आप उसको ध्यान से देखने का और पढ़ने का काम करिए, आप बहुत अच्छे समीक्षक हैं। मगर 15 तारीख से अगर कोई नहीं आया, जहाज हमारे खाली वापस आए, सरकार की देरी। अरे कुछ नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। अभी रमन जी ने कहा कि अखिलेश जी धरने पर बैठ गए होते कि ले आइए यूक्रेन से, हम नहीं करेंगे, तो वहां तो डमरू दिखाई दे रहा है लोगों को। यूपी पे आते हैं, यूक्रेन छोड़ते हैं। संजीव जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संजीव जी, एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर इस बात को आगे बढ़ाते हैं, वो है बुलडोजर नीति। और ये बुलडोजर नीति की परीक्षा पूर्वांचल में होने वाली है, क्योंकि मुख्तार, अतीक, तमाम विजय मिश्रा यहीं से हैं और उन्हीं की जो प्रॉपर्टी थी यहां पर ध्वस्त की गई। तो अब शायद ये पता लगेगा कि ये जो बुलडोजर चले हैं उनसे जनता खुश हुई या फिर उन्हें लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया। देखिए, कई बार अति उत्साह में उठाए गए कदम अपने ही पैरों पर बुलडोजर चलाने के जैसा है। कई बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यदि बुलडोजर नीति से बहुत ज्यादा खुश है तो उस बुलडोजर नीति के तहत ही खुद बुलडोजर के नीचे भी आने वाली है। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि अब परिवारवाद भारतीय राजनीति में बिल्कुल अपवाद, इसकी कोई चर्चा ना करे तो ज्यादा बेहतर। हम खुद जानते हैं कि डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनाने में ज्यादा या बनने में सहूलियत होती है, इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर और नेता के बेटे को नेता और पत्रकार के बेटे को पत्रकार, क्योंकि माहौल मिलता है, घरेलू माहौल मिलता है इसमें। दूसरी बात, बार बार ये बात कहने की कोशिश की जाती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद बात हो या फिर ये कि ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। एक चीज मैं क्लियर बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने कम से कम ये स्पेस तो दिया कि कांग्रेस पार्टी में रह करके आप आला कमान के ऊपर प्रश्न खड़ा कर सके, बोल सके, उससे जबरदस्ती सवाल कर सके और जोर से सवाल उठा सके। नहीं संजीव, इस बात से मैं सहमत नहीं। कांग्रेस में इस तरह की आजादी शायद ही कभी रही है, शुरुआत से भी आप देखें तो। सुनिए तो सही, आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के ऊपर किसी तरह की कोई आवाज सुनी हो तो बता दीजिए, उदाहरण के तौर पे। किसी में है हिम्मत तो बता दीजिए, दो लोगों के किसी भी नीति के ऊपर यदि बिल्कुल इस चर्चा को 2 मिनट में जरूर दूंगा आगे कि किस पार्टी में कितना जो है लोकतांत्रिक है, कौन सी पार्टी, किसमें कितना बोलने की आजादी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक है, उसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे और फिर बात करेंगे यूपी के चुनाव के 7वें चरण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात हो रही है कल उत्तर प्रदेश के चुनाव की। 7वां चरण है, अंतिम चरण है और उसके बाद 10 मार्च का इंतजार होगा जब नतीजे सामने आएंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और फटाफट से इस बात पे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि मुद्दा परिवारवाद से शुरू हुआ था
कांग्रेस पर बात हुई थी, संजीव जी ने कहा कि कांग्रेस में ज्यादा आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी ने कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा आ जाती है। तो जावेद साहब सबसे उपयुक्त होंगे, सबसे पहले उन्हीं के पास जाते हैं। जावेद अहमद साहब, थोड़ा सा इसको जोड़ते हैं, क्या वाकई में कांग्रेस में ज्यादा आ जाती है भारतीय जनता पार्टी से? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम नहीं करती कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, वन मैन शो चलता है। भारतीय जनता पार्टी का लोग नाम भूल गए हैं, सीधे सीधे कहा जाता है मोदी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर के लोग थे उनका कहां सम्मान किया जा रहा था? भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर दिया गया है, व्यक्ति विशेष की पार्टी रह गई है। पूरी पार्टी को जो है दो लोग मिलकर के पूरी पार्टी चला रहे हैं। लेकिन सर, जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2 पावर सेंटर की बात कही जाती थी, एक प्रधानमंत्री आवास और दूसरा 10 जनपद। पार्टी किसी कहा जाता था कि नहीं सर? खड़ी करने वाले लोग, मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों को कहां जगह दी गई? कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें तो सबसे ज्यादा गांधी नेहरू परिवार के ही अध्यक्ष रहे। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर ये हो रही चलिए है सरकार की बात कर लेते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2 पावर सेंटर थे कि नहीं? 4-4, 5-5 मुस्लिम मुख्यमंत्री उसने दिए। अगर सरकार चला रहे हैं, सरकार की ताकत प्रधानमंत्री के पास है तो फिर भी वो सही माना जा सकता है। लेकिन अगर सरकार चल रही है और 2 पावर सेंटर हैं तो उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई करने की कौन सी बात है? मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश को कितना आगे बढ़ाया ये सबको पता है। लेकिन जब एक नैरेटिव फैला दिया गया जो है कुछ गलत चैनलों के माध्यम से, कुछ गलत जर्नलिस्टों के माध्यम से, कुछ गलत विचारधाराओं के लोगों के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी, अरे कांग्रेस पार्टी ने नए भारत का निर्माण किया। आप बता रहे थे कल हमारे साथी एक चैनल पे बैठ करके कि बिजली नहीं थी उत्तर प्रदेश में। अरे कैसी बात कर रहे हो? गांव-गांव, खेत-खेत में बड़े-बड़े खंभे आज सदियों पुराने लगे हुए हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सर, बिजली नहीं थी सर, आपने उसमें वैल्यू ऐड किया। जावेद साहब, बिजली नहीं थी। पहुंचा दी। इतने सालों के बाद भी आपके पिछले चुनाव में मैं गया था, सैपई के पास का एक गांव था, वहां खंभे पड़े थे, तार पड़े थे, बिजली नहीं थी। ऐसे बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां नहीं पहुंची। ये नहीं कह रहे कि विकास नहीं हुआ, लेकिन बिजली नहीं होने का मतलब यही है। अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन है तो वहां पर नया कनेक्शन लगेगा। कहाँ जावेद साहब, मैं जानना चाहता हूँ, कहाँ रहते हैं आप? उत्तर प्रदेश में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं? बिजली नहीं थी उत्तर प्रदेश में, सड़कें जावेद साहब कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में अस्पताल नहीं था, ये गलत होगा कहना। कहाँ रहते हैं आप, ये बताइए मुझे जी। आप कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आता हूँ। नहीं, अभी कौन सा शहर है सर, कौन सा शहर है? क्योंकि बिजली एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। आजमगढ़ से आता हूँ। अभी आप क्या नोएडा में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं? नहीं, अभी मैं लखनऊ में रहता हूँ। क्या हाल था लखनऊ का पुराने टाइम में बिजली का? कितने घंटे रहती थी बिजली? बाकी आजमगढ़ पुराने टाइम पे बिजली भी रहती थी साहब, और जो बिल 1000 आती थी अब तो 2000 आ रही है। जो इन्होंने गड़बड़ मीटर लगाया जो है, इसका भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तभी मैं बिजली पे बात कर रहा हूं। बेलगाम चल रहे हैं हमारे यहाँ, और साथी बैठे हैं, आप उनसे पूछ लें कि बिजली के मीटर की एक बड़ी समस्या है या नहीं है। जिस तरीके से छुट्टा जानवर से लोग परेशान, उसी तरीके से छुट्टा मीटर से लोग परेशान हैं। बिजली की जब भी बात होती है तो आप पर तो सीधा ताना मारा जाता है जब भी आप फ्री बिजली की बात करते हैं कि पहले बिजली आपके यहाँ थी नहीं तो फ्री बिजली क्या देंगे? आपके वक्त में देखिए, जी बोलिए। फ्री बिजली से महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ फ्री शिक्षा होना चाहिए, और खास विशेषकर बच्चियों की शिक्षा ग्रेजुएशन तक फ्री होनी चाहिए। फ्री में तो नमक तो दिया नहीं जा रहा, नमक दे करके आप उसको देश का प्रधानमंत्री बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री देश के हमारे नमक की वसूली कर रहे हैं, और बिजली और बाकी चीजों की बात कहाँ आ गई? बिजली पे ही बात करते हैं और भुवन जी के पास जाता हूँ, फिर मैं अश्विन जी के पास आऊंगा। भुवन जी, बिजली को लेकर ये ताना आपको मारा जाता है, जब भी आप फ्री बिजली की बात करते हैं तो आवाज आती है कि दी तो थी नहीं, बिजली तो कट जाती थी, होती नहीं है। फ्री कहाँ से देंगे जब होगी नहीं? मतलब फ्री का मतलब फ्री, बिजली फ्री उत्तर प्रदेश। देखिए, हमने जो अपना मैनिफेस्टो जो बनाया है, वो कहना चाहता हूँ वो विशेषज्ञों से राय करके बनाया है, और जो काम भी हमने अपने मैनिफेस्टो में दिए हैं तो वो आपको जमीनी रूप से आपको होते हुए जाएंगे। और ये बात निश्चित तौर पे है, माननीय अखिलेश यादव जी विकास का पर्याय बन चुके हैं और विश्वास का प्रत्याप है। आज सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग माननीय अखिलेश यादव जी पे विश्वास कर रहे हैं। 10 मार्च को आपके चैनल में बैठूंगा, तब आप देखेंगे कि इस बार का विश्वास उत्तर प्रदेश का केवल अखिलेश यादव जी।
सर लेकिन वो बात तो यह है कि आपके पास दिखाने के लिए भी अखिलेश जी के पास 5 साल थे, 5 साल का काम जो उन्होंने किया था, लेकिन उस वक्त बिजली की हालत वाकई में खराब थी। आप मानेंगे इस बात को? देखिए मैं कहना चाहता हूँ 2012 और 2017 का जो कार्यकाल था उसमें हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव के डेवलपमेंट के कार्य देखे हैं। आप अगर एनसीआर में रहते होंगे तो आप देखेंगे गाजियाबाद में कितना जाम रहता था। ये एलिवेटर रोड बनाने का काम करा, गाजियाबाद से आज दिल्ली में 15 मिनट में आप पहुंच रहे हैं। तो ये और इसके बाद एक्सप्रेस वे, गोमती नगर रिवर फ्रंट, लाखों योजनाएं उन्होंने करी। मैं कहना चाहता हूं उसके बाद आइए आप 17 से 22 का उनका जो कार्यकाल विपक्ष का रहा तो आप उसमें देखेंगे कि केवल सड़क से लेकर सदन तक अगर 5 साल कोई थे तो माननीय अखिलेश यादव जी थे। आशुनी जी जी बताया जा रहा है कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं आपके राज्य में। रमन जी देखिए, कहने की बात है वो कांग्रेस इस बिल का आरोप लगा रही है जिसके खुद के शासित राज्य राजस्थान में 7.5 रुपए की बिजली का दर है। और मैं सपा की बात करना चाहूंगा, हमसे पहले उनकी सरकार थी, ये लोग तो 89 से गायब हैं कांग्रेस वाले। आज सपा की सरकार में जिला लखनऊ में बिजली रहेगी इतने घंटे, सैफई में इतने 24 घंटे, नोएडा में 15 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 8 घंटे, गांव में 4 घंटे। ये घंटों में बिजली आती थी, ये रोस्टर था इनका। तो बिजली कहां देते थे? और उसके बाद अब फ्री, विशेषज्ञों ने बना दिया कि फ्री बिजली दिया जाए। भाई आपके समय में बिजली अगर इस घंटे में नहीं आती थी, विधायक लोग जाकर यहां पर लखनऊ के शक्ति भवन में बैठते थे, चेयरमैन साहब हमारे यहाँ 2 घंटे बढ़वा दीजिए, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ 2 घंटे बढ़वा दीजिए। तो उसमें 1-2 लोगों को 1-2 घंटे बढ़वा दिया जाता था। नहीं तो कभी रात में आती थी। बिजली का जो टाइम था सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नहीं रहना है। एक हफ्ते रात में 5 बजे से शाम को 5 बजे से सवेरे 5 बजे तक आएगी। ये उत्तर प्रदेश की बिजली थी। और आज देखिए निर्बाध गति से बिजली मिल रही है, न कोई जिले के लिए पार्शियलिटी, न किसी राजधानी के लिए। और आप नोएडा में अगर बैठे हैं तो देखिए नोएडा में जो है 17 के पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। लोग गवाह है जो आज वोट डाल रहे हैं। बिजली पर हम इससे ज्यादा कोई बात नहीं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे पे संजीव जी के पास जाते हैं। तमाम मुद्दों को मैं छूने की कोशिश कर रहा हूं जो इस यूपी चुनाव में रहे हैं। दूसरा, कल पूर्वांचल में चुनाव है तो वहां पर जो मुद्दे हो सकते हैं उन पर फटाफट बात कर लेते हैं। तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ हैं। संजीव जी, राशन बेहद बड़ा मुद्दा है और तमाम जो रिएक्शन आए हैं उसमें भी हमने देखा है कि जो फ्री राशन मिला है उसका असर हुआ है, खासकर पूर्वांचल जैसे इलाकों में। तो क्या ये बीजेपी के लिए मदद कर रहा है या फिर जनता को लगता है कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी? हालांकि सरकार भी याद दिलाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए कर रही है शायद क्योंकि ये राशन का जो फैक्टर है ना, ये असर करेगा। देखिए, जनता को ये भी जानकारी है कि 10 मार्च के बाद में इस राशन का क्या होने वाला है और किस तरह से सुचारू रूप से चलेगा। और राशन देने की बात है साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी उसमें ये राशन बहुत काम की चीज थी और लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा बना है। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री इसको याद दिलाएंगे वोटों के लिए? क्या इसलिए उन्होंने ये राशन दिया था? दूसरी बात, एक तरफ राशन की बात तो आप करते हैं कि 5 किलो राशन दिया गया और दूसरी तरफ महंगाई आपने सर पे इतना चढ़ा दिया कि पिछले 1 साल 1.5 साल में 15,000 से ज्यादा रुपए आपने केवल डीजल और पेट्रोल में उसी जनता से पूछी। जनता ये बात समझ रही है कि आप एक तरफ से दे रहे हैं और एक तरफ से लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी बातें समझ रही है। मूल बात यह है कि पूर्वांचल में सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन संजीव जी, आप देखिए राजनीतिक विश्लेषक हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसको फर्क पड़ रहा है इस महंगाई से वो शायद वोट ही डालने नहीं जाते हैं या फिर बहुत कम जाते हैं या फिर उसका वोट बैंक किसी राजनीतिक पार्टी को चाहिए ही नहीं। जाएंगे ना रमन जी, जाएंगे ना। इस बार आवारा पशुओं की जितनी बड़ी समस्या है पूर्वांचल में, वो जाएंगे ना। पता चलेगा जब आप देखेंगे आखिरी बार जब चुनाव वोट हो कल के चरण में आप देखेंगे। सवाल यह है कि इतना सक्रिय होने के पीछे आप बताइए कि 5 साल तक यदि लगातार काम करने की बात की और ढिढोरा पीटने की बात थी तो आखिरी चरण में इतना बेचैन होने की जरूरत ही नहीं थी। आपने काम किया होता तो काम करने के वक्त आप नहीं काम किया, आपने सोए रहे, तब बात में ये रेस्क्यू करने की जरूरत आई। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अटकती हुई दिखाई दे रही है, आप कहने के लिए तो कहते हैं कि पिछले 5 चरण में ही सरकार, तीसरे चरण में ही सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन बेचैनी बता रही है कि आखिरी चरण में भी फंसा हुआ आप दिखाई दे रहे हैं। लोगों के मन में गुस्सा है साहब। डबल इंजन की सरकार से डबल रफ्तार की काम करने की उम्मीद लोग रखते थे। आप जब बार बार कहते हैं कि डबल इंजन, देश के प्रधानमंत्री की बात हम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो कम से कम वो सरोकारी मुद्दे और डमरू बजाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हिंदू होने के नाते सारे लोग खुश होंगे डमरू बजाने के साथ साथ, लेकिन खाली पेटे डमरू भी नहीं बचता साहब। उसके लिए भी पेट में अन्न चाहिए होता है, रोजगार चाहिए होता है, खेतों की रखवाली। संजय जी, लेकिन तमाम तो नेता वही कर रहे हैं। आप देखिए ना, राहुल जी की भी उसी तरह की त्रिपुंडधारी तस्वीरें सामने आई हैं। प्रियंका जी भी मंच से अपना
मंत्रोच्चारण करती हुई नजर आ रही हैं। तो तमाम, तो अगर आप जा रहे हैं उसी पिच पे खेलने के लिए जा रहे हैं तो क्या परेशानी है? देखिए भुवन जोशी जी। रमन जी एक मिनट। भारतीय राजनीति में जिस तरह से धर्म का पदार्पण हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से धर्म को आगे रख करके और राजनीति की है, तमाम राजनीतिक दलों को ये बात समझ में आ गई है कि बहुसंख्यक समाज को दरकिनार किए करके आप यहाँ की राजनीति नहीं कर सकते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में कहने के लिए लाख लोग कह लें कि नहीं, यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं होती है, जाति की राजनीति नहीं होती है। इस आखिरी 6ठे और 7वें चरण में आप देखेंगे कि जातिगत राजनीति और समीकरण ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसमें फैक्टर है। बिल्कुल, इस बात से पूरी तरह सहमत हूं मैं आपकी कि राजनीति जाति की राजनीति होती है और आप इसको नकार नहीं सकते, खासकर उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं नकार सकते। भुवन चंद्र जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जोशी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अन्न देने की योजना बताई, लेकिन इसके साथ साथ जब वो अन्न को पकाने की बात आती है तो तब भी लोगों को याद आता है कि 400 का सिलेंडर इनके कार्यकाल में 1000 हो गया है। वो अन्न को देना अलग विषय है, लेकिन वो बनेगा कैसे ये भी एक विषय है। तो इसको और इसके साथ साथ मैंने जब देखा, मेरा हृदय जो है वो फट गया जब मैंने देखा इनकी विधायक की कैंडिडेट कह रही है तुम लोग नमक हराम कैसे हो सकते हो जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे। ये कैसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये गरीब लोगों का कैसा मजाक बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आपका एक जिम्मेदार चैनल है उसके मंच के माध्यम से, ये पूरे वीडियो उसमें हुआ है और जैसा कि हमारे समीक्षक साहब बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी नमक याद दिलाना पड़ रहा है। इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, आगे भी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन हमेशा नेताओं ने जनता का नमक खाया है, जनता ने कभी नमक बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जोशी जी, लेकिन बात दरअसल एक आध कैंडिडेट की नहीं है। मैं आप ही के कैंडिडेट की अगर बात करूं तो मंच से खड़े होकर धमकी देते हैं मुख्तार साहब के बेटे। वो कहते हैं कि उस विषय को भी मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, मैं आज एक और किसी चैनल में था, मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा जो अधिकारियों उसका भाव समझने में गलती हुई है। मैं भाव बताना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कंप्लीट भाव समझने में गलती हो गई क्या भुवन जी? भाव समझाइए जोशी जी, भाव समझाइए, भाव समझाइए आप। बीजेपी के प्रवक्ता 2 मिनट समय दीजिए, मैं आप फिर बोलिएगा मेरी बात। मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा उन अधिकारियों का तबादला नहीं होगा जो किसानों का हक मार रहे हैं, उन कर्मचारियों का जिन्होंने हक मारा है उनका हक अदा करेंगे ये लोग, और तब तक इनका ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा जब तक विद्यार्थियों को सही शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक उनको युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उनका ट्रांसफर नहीं होगा। इतना तो नहीं बोला था भुवन जी, इतना तो भुवन जी दरअसल आप वही बात कर रहे हैं। दरअसल हमारे यहाँ एक पुरानी लाइनें कही जाती थी कि क्या पता मौत का खौफ जमीन पर यूं ही बनाया होगा, ऊपर मुर्दों को सर चढ़ाया होगा, भगवान अब तो तेरी खुदाई पर भी यकीन नहीं रहा, क्या पता तेरे सर पर भी रिवॉल्वर अड़ाया होगा। तो ये कुछ इस तरह का भाव है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथी को अपने चश्मा बदलने की जरूरत है। ये हमेशा राजनीति देखते हैं हर विषय में, ये भी देखते हैं कि भाव भी देखते हैं। भाषण के अंश को आपको मैं वही कह रहा हूँ कि एक आध जो कैंडिडेट है अगर इस तरह के बयान देते हैं तो उसको किस तरह से देखा जाए। अश्विनी जी, इस बात का आपको जवाब देना होगा क्योंकि तमाम घूम फिर के उंगली आपकी तरफ आती है। अगर राशन की बात आ रही है, सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों का ध्यान रखें। मुसीबत का वक्त था, कोरोना काल था, और ऐसे में तमाम चीजें सरकार की माफ की गई कि भैया ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ऐसे में क्या बार बार याद दिलाना जरूरी है, वो भी चुनावी फायदे के लिए? लगातार सवाल उठ रहे हैं आपके ऊपर। जी देखिए रमन जी, यहाँ पर 2-3 बातें उठी हैं। एक राशन उठा, आवारा पशुओं का मुद्दा कौशिक जी ने उठाया, और ये बयानों का मामला उठा। मैं तीनों को सिलसिलेवार जवाब दे देता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए आपको। आवारा पशु की मैं बात कर रहा हूँ। अन्ना पशु जो है बुंदेलखंड में पहले से हुआ करते थे। वहां पर लोग पानी सरकारें नहीं दे पाती थी तो लोग पलायन करते थे, तो अपने पशुओं को लोग छोड़ जाया करते थे, पूजा करते थे, माला पहनाते थे और छोड़ देते थे कि प्रभु हम आपका खर्च नहीं उठा पाएंगे, आप जाइए जंगल में, और अपने छोड़ के चले जाते थे। उस बुंदेलखंड में पानी देने का काम, हर घर में नल से जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी हमको लक्ष्य तक पहुंचना बाकी है। और वो जब इधर आया है तो क्या 17 के पहले आवारा पशु नहीं थे यहाँ? 17 के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तो हमने उस पर पहले गौर किया, उस चीज को देखा। हाँ समस्या है, मैं ये सिरे से नकारता नहीं हूं, लेकिन हमने उस पर 900 रुपए एक काश्तकार को देने का काम किया कि एक जानवर आप पालिए, 1 रुपया नहीं देते थे ये लोग। अब राशन पर आ जाता हूं मैं। राशन पर एक महिला से एक किसी स्वतंत्र पत्रकार ने पूछा कि माता जी किसको वोट देना है, आप किसको देकर आ रही हैं? उन्होंने कहा मोदी को वोट देकर आ रहे हैं। तो पूछा क्यों देकर आ रही हो, क्या दिया है मोदी ने? तो महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने कहा कि सवेरे उठते हैं तो हम पहला काम उनके शौचालय में जाते हैं, उसके बाद दूसरा काम करते हैं उनका दिया हुआ चूल्हा जलाते हैं, भुवन जी आता हूं सिलेंडर के दाम पर भी, उसके बाद फिर जो है
जब उसके उस पर रसोई पकती है तो मोदी जी का दिया हुआ राशन पकाते हैं, उनका दिए हुए घर में रहते हैं, उनकी दी हुई बिजली जलाते हैं। मतलब सरकार का, उस महिला का कहना था कि सरकार ने ये सुविधाएं हमको दी हैं। और जहां तक सिलेंडर के दाम की बात है, 1 जनवरी 2014 में 1241 रुपए का सिलेंडर, यूपीए गवर्नमेंट में आप भी हिस्सेदार थे, आप लोगों का दाम था ये। प्रधानमंत्री जी ने वही कहानी सुनाई जी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने यही कहानी सुनाई, याद नहीं दिलवाई प्रधानमंत्री नहीं। अब रमन जी होता क्या है, जनता को अगर क्यों नहीं, जब कोई भी सरकार, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के, आजमगढ़ में 36 घंटे गए, उनके पोस्टर लगे थे लापता के, वो कोरोना में नहीं गए। तो जब जो सरकार कोरोना में अगर काम कर रही है, वो राजनीतिक दल भी है, तो उसको अपने वोटरों को बताना पड़ेगा कि आपके विपत्ति के समय हम खड़े थे, हम सरकार वहां पर थी केंद्र में मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार थी। रमन जी आधी लाइन में खत्म करता हूं। जब चिट्ठी लिखते रहे माननीय मोदी जी ने इनको, और उन्होंने कहा भी, मंच से कहा भी, एक मकान देने का काम किया था। डबल इंजन की सरकार का फायदा यह है कि आज 44 लाख मकान हमने उत्तर प्रदेश में दे दिए हैं, उन लोगों को मकान दिया गया है, क्यों नहीं, डबल इंजन का फायदा है। जी जावेद साहब जुड़े हमारे साथ। जावेद साहब, कांग्रेस की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं आप इस बार उत्तर प्रदेश में? लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका जी आती हैं, तमाम पूरा कैंपेन उनका चलता है, यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को वो टिकट भी देती हैं, चुनाव में मैदान में उतारती हैं। लेकिन पिछली बार जब सब साथ थे तब तो कुछ हाथ लगा नहीं, इस बार कहां देखते हैं आप इस बार? नहीं, देखिए, जब सब साथ थे क्या हाथ लगा क्या नहीं लगा। हम 4 दर्जन सीटों पर जो है सेकेंड पोजीशन पे थे, लेकिन अब की बार जो 2022 की चुनौतियां अलग हैं और इस चुनाव का माहौल बिल्कुल अलग है। और हम पूरे के पूरे 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में हमारी सीटें जो है विजयी होने वाली है और हम एक महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। दूसरी चीज, ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई जिस महिला की बात कर रहे थे, उसी महिला, वो कम पढ़ी लिखी है, और उसी महिला के बच्चे जब जो है किसी प्राइवेट स्कूल या यूनिवर्सिटी में टीचर से पढ़ा रहे थे और कोरोना काल में उनको हटा दिया गया और उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पूरी फीस ली गई, यानी बच्चों से तो पूरा पैसा लिया गया, लेकिन जो स्टाफ था उसको हटा दिया गया। 50 के स्टाफ पे 5 लोगों को रख दिया गया। तो वही बच्चा जब वहां पे जाएगा तो अपनी माँ को समझाएगा कि मम्मी तुम इस पे खुश मत हो, मैं तो बेरोजगार होकर के लखनऊ और कानपुर से लौटा हूं। तो जो इसको नकार नहीं सकते हैं आप। और इस तरीके की जो बातें, जो जनता के वोट का अपमान करने का जो सिलसिला बनाया गया है ना, जावेद भाई जरा राजस्थान के बेरोजगारों के बारे में भी जरा बता दीजिएगा, जिसने आपके कार्यालय बनाकर धरना दिया था। अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो मैं 100 गाँव की बात करूंगा, मैं 2 करोड़ रोजगार की बात करूंगा। और जो आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि जो आप लोगों ने 19 तक मैं कुछ अपराधियों को जेल के दरवाजे तक ला चुका हूं, मुझे एक बार और बैठा दो तो जेल के अंदर कर दूंगा। किसको अंदर किए? वो तो चिदम्बरम जी गए नहीं थे, खिंचवा रहे हैं। बी चिदम्बरम जी जाकर होके आए भाई। राहुल गांधी जमानत पर है, जरा ध्यान दीजिए उस पर। प्रदेश की बात कीजिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर है, जनता और पार्टी पी चिदम्बरम जी हो आए, उनका बेटा हो आया, और 10 मार्च को साफ होने जा रही है। एक और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसे भी छू लेते हैं। संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, ब्राह्मण परशुराम, ये मुद्दा बेहद रहा, तमाम चुनावों के दौरान इस पर बातचीत हुई और इस बार भी इस पर बात होगी, पूर्वांचल में भी बात होगी। और ये हमेशा लगा रहा कि भैया, पार्टियों ने आरोप लगाया योगी आदित्यनाथ पर भी कि जो ब्राह्मण है उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है, तमाम तरह की चीजें सामने आई। ये कितना काम करने वाला है इस बार? अगर जाति की बात करें, इक्वेशंस की बात करें, ब्राह्मण इस बार कहाँ गया यूपी का? देखिए रमन जी, इस आखिरी चरण के मतदान में 54 सीटों के लिए कल फैसला होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं फंसा हुआ इसलिए कहता हूं कि इसमें भी, उस आंधी में भी समाजवादी पार्टी बीएसपी ने अपनी एक अच्छी सीटें निकाली थी पिछले 2017 में भी। और इस बार जब उलट हवा चलती हुई दिखाई दे रही है, सारे समीकरण ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह बात बिल्कुल सही है कि सत्ता में है, मजबूत भारतीय जनता पार्टी रही है। और जब इतने 300 से ज्यादा पार आपके पास सीटें हैं, तो आखिरी चरण में इतना जोर लगाने का मतलब यही निकलता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी हो। उस गड़बड़ी की जब हम बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि दलित भी आपसे छिटक के, आपके यहाँ से जब मंत्री कोई दूसरे पार्टी में जाता है तो उसके कुछ न कुछ मैसेज होते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण समाज आपसे नाराज है और उस नाराजगी को दूर करने के लिए आपने वो तमाम कवायद की, चाहे वो टेनी के बेटे को भी आपने इन मौकों पर वापस निकालने का प्रयास किया, एक मैसेज देने का प्रयास किया, या फिर उसके साथ साथ और भी कई समीकरण दूसरे दलों से आपने आयातित किया, ऐसे नेताओं को जिनकी एक छवि थी कि
ब्राह्मण समाज के ये अच्छे नेता है, मजबूत नेता है, शायद नाराजगी दूर हो। तो ये सब समीकरण भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, झोंक दी है कि उस परिस्थिति में भी यदि 29 सीटों पे हम सिमट गए थे तो इस बार तो बिल्कुल विषम परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। यह बात बिल्कुल सही है कि सत्ता पक्ष में जो लोग होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जब वो रैलियां करते हैं तो उसमें भीड़ इकट्ठा होना स्वाभाविक है, लेकिन उतनी ही भीड़ यदि विपक्षी पार्टियों के रैलियों में होने लगे तब खतरे की घंटी दिखाई देती है। क्योंकि सत्ता पक्ष के पास तमाम अमला होते हैं, साधन और संसाधन होते हैं और विपक्षी पार्टियों को उससे लड़ना होता है। तो ये सब जो दिखाई दे रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई दिखाई दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दिनों से आदरणीय प्रधानमंत्री समेत वो सारे लोग सक्रिय थे, अब कितने उसको रिकवर कर पाती है, कितना रेस्क्यू कर पाती है इस आखिरी चरण में, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कल। बिल्कुल, जोशी जी के पास चलते हैं। जोशी जी, आप कितना साथ पाए ब्राह्मणों को? एमवाई समीकरण को तो आप साथ लेकर चलते ही हैं हमेशा। नहीं, एमवाई का रूप ही बदला हुआ है। ये बार बार हमारे जैसे आप जैसे हमारे पत्रकार मित्र हैं और साथी हैं, बिल्कुल माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है। तो आप बोल दीजिए मुस्लिम वोट नहीं चाहिए आपको। नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से। उन्होंने बोला है कि महिला और युवा मिलकर उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे, इसको समझने की जरूरत है। माननीय अखिलेश यादव जी का नया विजन है। आज सिर्फ आप भावों में बात कर रहे हैं जोशी जी। नहीं, भाव के लिए देखो, मैं भावुक तो हूँ, मैं भावुक व्यक्ति तो हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीति को राजनीति की तरह करते हैं। हम भी 27 साल से राजनीतिक जीवन में है। और एक बात और मैं आपके चैनल कह सकता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी को मैं 10 मार्च को बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल में बैठूंगा। माननीय अखिलेश यादव को सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये बात आप 10 मार्च को आप देखेंगे। और माननीय समीक्षक जी ने भी बड़े ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करी है और आप भी बड़े एक स्वच्छ पत्रकारिता है, हमारे मित्र हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सभी को विषय दिया, सम्मान दिया और कोई एक बिल्कुल अच्छी आपने बहस करवाई, इसके लिए आपका चैनल भी साधुवाद का पात्र है। चलिए ठीक है, चलिए तो अच्छी बात है। लेकिन अब ये बताइए कि एमवाई समीकरण की अगर बात करें तो आपने कहा महिला और युवा, तो इसका मतलब जो हम पिछले कई सालों से समझते आ रहे थे वो नहीं है। और इस वक्त यादव भी अपनी मर्जी से वोट डाले, समाजवादी पार्टी छोड़कर कोई और पार्टी उन्हें पसंद आ रही है तो, और दूसरा मुस्लिम भी। मैंने तो सर आपकी बात कही है। मैं तो कह रहा हूँ कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग अखिलेश यादव में उत्तर प्रदेश अपना भविष्य देख रहा है। और ये मूर्ति लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई अखिलेश यादव जी को, परशुराम जी की? हालांकि तूफान से गिर गई थी वो। देखिए, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं कहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी से कोई भी मिलता है तो अखिलेश यादव जी में जो अपनत्व है, जो अखिलेश यादव जी में जो विजन है सबकी समस्या सुनने का, ये विजन उनको बड़ा बना रहा है। अब देखिएगा जो भीड़ आ रही है वो अखिलेश यादव को देखने के लिए, मिलने के लिए, उनमें आशा का एक केंद्र बिंदु देख रही है। आप इस बात को मान लीजिए। आप चलिए अश्विनी जी, क्या साथ पाएंगे ब्राह्मण वोटर को? आप लोग इस बार साथ पाए? देखिए, हमको साधना नहीं है, ब्राह्मण हमारे साथ था, है और आगे भी रहेगा। ये कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया गया था, ब्राह्मण जा रहे हैं, इसीलिए इन लोगों को परशुराम जी की मूर्ति लगानी पड़ी। और अब गिरे हुए मूर्ति की नहीं, गिरा हुआ फरसा जो उनका अस्त्र था वही गिर गया, तो आशीर्वाद तो मिला नहीं उस समय। सब लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सेट कर दिया आज के दिन में, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां से सोचना शुरू करती है जहां से ये लोग खत्म कर देते हैं। हम लोगों ने किसी का कोई जाति धर्म का भेद छोड़ा, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया और हम लोगों ने एक वर्ग तैयार किया। भुवन जी सुन लीजिए, हम लोगों ने एक वर्ग तैयार किया है, हम लोगों ने कोई जाति धर्म नहीं तैयार किया है। महिलाओं के नाम पर मकान, महिलाओं के नाम पर शौचालय, महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड, सब महिलाओं को हम लोगों ने आगे किया है। आधी आबादी, वो वर्ग तैयार हुआ है, ना कोई जाति है उसमें, ना कोई धर्म है, ना मजहब है। थोड़ा कम, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसपे शायद ही बहुत कम चर्चा इस वक्त हुई है। संजीव जी फटाफट से इस पे रिएक्शन। बहुजन समाजवादी पार्टी कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी भी इस बार निश्चित रूप से एक फैक्टर के तौर पर रहेगी और उसको ज्यादा सीरियस इसलिए लोग नहीं दे पाते हैं कि उनकी रणनीतियां समझ में लोगों को नहीं आती है कि वो सत्ता से लड़ रही है या बाकी विपक्षी पार्टियों से। लेकिन इस बार चुपके उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। वो लगातार बीच में बता रही हैं कि वो भी हैं और इस बार क्योंकि पूर्वांचल के हिस्से में उनका भी एक जनाधार है और वोट है, निश्चित तौर पर वो भी कुछ न कुछ बेहतर प्रदर्शन करेगी। अश्विनी जी, आपने तो हाथ बढ़ाने के भी संकेत दे रही भारतीय जनता पार्टी बीएसपी की तरफ, कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ा डर वर है कि भाई इधर कुछ कम पड़ा तो? देखिए, अभी फिलहाल कम पड़ने की कोई संभावना नहीं। हम लोग बहुमत पा चुके हैं और सभी राजनीतिक दल है कहीं मजबूती से लड़ रहे हैं। जहां वो लड़ रहे हैं उनका स्वागत है। उनका 22% वोट था, सपा से ज्यादा वोट था 2019 में। ये लोग तो सोच रहे थे, अखिलेश यादव तो सोच रहे थे कि वोट पड़ेंगे नहीं, वोट बरसेंगे। और 2019 में क्या हाल हुआ, इन लोगों के 2 लोगों की पार्टियां, बुआ बबुआ का जो 20-20% की पार्टियां जमकर आई, ये लोग सोचे 40% से ऊपर हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी 50% हो गई। जावेद साहब,
इस बार आपकी पार्टी क्या इतनी सीट लाएगी कि बाद में कह पाए कि समान विचारधारा वालों के साथ मिलेंगे हम, इतना नंबर आ पाएगा? नहीं, देखिए सीट की गिनती बता पाना जो है मुश्किल है, लेकिन ये है कि हमारी भूमिका बहुत निर्णायक होगी इस चुनाव में, ये मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। चलिए जोशी जी, लास्ट कमेंट, क्या लग रहा है आपको? अब कल पूर्वांचल का रण है, ऐसे में पिछली परफॉर्मेंस से अच्छा दोहरा पाएंगे या फिर इस बार बुलडोजर चल जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपके पहले विषय का जवाब दे दूं। मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस चुनाव में फ्रेंडली मैच हो रहा है। और दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे कप्तान माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम 7वें चरण में कल 50-50 के 7 अर्थ तक तो बना चुके हैं और आज 350 प्लस हमारा स्कोर हो गया। 10 तारीख को नपवा लीजिएगा आप। तो चलिए, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, अश्विनी साई जी, जावेद अहमद साहब, भुवनचंद जी, संजीव कौशिक जी, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने देखा मेरे तमाम मेहमान जो अलग अलग पार्टियों से थे और सबका एक ही दावा है 300 पार, 300 से कम पे कोई बात ही नहीं कर रहा। कल अंतिम रण है उत्तर प्रदेश के चुनावों का, उसके बाद सबको रहेगा 10 तारीख का इंतजार। तमाम बहस हुई, तमाम चर्चा हुई, तमाम मुद्दों पर बात हुई, लेकिन जो ताला खुलेगा वो 10 मार्च को खुलेगा, जिसका हम सबको इंतजार है।